नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान का अड्डा पर। दोस्तों मैं हूं राकेश सिहाग। दोस्तों आज हमारा ये इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैं आपको दो वीडियो करवा चुका हूं और उन दो वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाने की कोशिश की। दोस्तों आज का वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये जो 500 क्वेश्चन है, ये 500 क्वेश्चन मैं पटवारी एग्जाम की दृष्टि से लेके आया हूँ। और जैसे ये 500 क्वेश्चन करवा देता हूँ उसके बाद मैं आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए भी सीरीज़ लेके आऊँगा, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो यहाँ पर मिलते हैं, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आपको वीडियो मिलती हैं। मनोज सर की क्लास भी बहुत बेहतर होती है आपके पटवारी एग्जाम के लिए, स्टेनो एग्जाम के लिए, आरपीएससी की कोई भी एग्जाम के लिए। ठीक है, दोनों की क्लास अच्छे से देखा करो और मेरी जो करंट अफेयर की क्लास है उसको अच्छे से अपना प्यार दिया करो। उसमें बहुत मेहनत करता हूँ, तब आपके लिए वो क्लास तैयार होती है एक दिन पूरे मेहनत करने के बाद। थोड़ा सा इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप समझो, आप अपने कर्तव्य को समझो। आपका कर्तव्य बनता है क्लास का सपोर्ट करना, मेरा सपोर्ट करना, चैनल का सपोर्ट करना। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। शुरू करते हैं क्लास को बहुत अच्छे से, लास्ट तक आपको बने रहना है। ठीक है, चलिए। तो देखिए क्वेश्चन की जो सीरीज है हमारी, वो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हुई थी और हम सबसे पहले कर रहे हैं आधारभूत तत्व एवं दैनिक विज्ञान से संबंधित। मैंने आपको बताया ना कि आपकी जो साइंस है उसको 3 पार्टों में बांट के मैं करवाऊंगा, या आपके जो पटवारी एग्जाम है उसमें 3 पार्टों में ही बांट रखी है। पहला पार्ट आपका यही है, आधारभूत तत्व और दैनिक विज्ञान। दूसरा है आपका मानव विज्ञान या मानव शरीर, उसमें पोषण शोषण सब कुछ आ जाता है, सब चीज़ें। उसके बाद आपका दे रखा है पोषण, तो पोषण में आपके मतलब विटामिन है ना, ये सब आ जाते हैं। विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, ये रोग हो गए, ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद स्वास्थ्य विज्ञान दे रखा है, स्वास्थ्य विज्ञान में आपका सारा कंप्लीट हो जाता है। तो ये मैं आपको सारा कंप्लीट करवाऊंगा। इनके जो क्वेश्चन है वो मैं आपको लगभग 300 क्वेश्चन करवाऊंगा, इनके 300 क्वेश्चन करवाऊंगा और इस पार्ट के मैं आपको 200 क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने आपको 63 नंबर क्वेश्चन तक करवा दिया था, आज मैं 63 नंबर क्वेश्चन से आपको आगे करवाता हूँ। 64 नंबर क्वेश्चन से मैं आपके सामने स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास। ठीक है साथियों, बिल्कुल। चलिए, ये है आपका 64 नंबर क्वेश्चन। 63 तक कल करवा दिया था, 64 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एड्स वायरस क्या होता है। एड्स का जो वायरस होता है वो क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एड्स का वायरस होता कौन सा है। तो एड्स का वायरस होता है आपका HIV। और दोस्तों HIV की जो संरचना होती है, इसकी जो बनावट होती है, इसका जो संगठन जो होता है, उसके अंदर पाया जाता है आपका RNA। क्या पाया जाता है? RNA पाया जाता है। यानी इस एड्स के वायरस में RNA पाया जाता है। और दोस्तों RNA आपका 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है एक सूची का RNA यानी इस प्रकार का RNA, और एक होता है आपका डबल सूची का, इस प्रकार का डबल सूची का RNA। तो ये जो RNA होता है HIV के अंदर, ये आपका एक सूची का RNA होता है। एक सूची का RNA होता है आपका इस एड्स वायरस के अंदर। तो ये बात तो आपको कि क्वेश्चन से संबंधित हो गई। अब मैं आपको 1-2 बातें और बताता हूँ। अच्छा, क्या याद रखना है आपको RNA के बारे में? फुल फॉर्म आपको कोई नहीं पूछेगा। फुल फॉर्म बहुत शॉर्ट चीज़ है, बहुत मतलब हल्की चीज़ है, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि RNA के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजनिक क्षारक पाए जाते हैं। RNA के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजनिक क्षारक पाए जाते हैं, ये बात आपसे पूछी जा सकती है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, RNA के अंदर एक तो आपका साइटोसिन नाम का एक नाइट्रोजनिक क्षारक पाया जाता है। एक आपका ग्वानिन नाम का नाइट्रोजनिक क्षारक होता है। एक आपका थायमिन नहीं, एक आपका होता है एडिनिन नाम का, और एक होता है आपका यूरेसिल नाम का। ये 4 नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं, यानी नाइट्रोजन के बने होते हैं। तो नाइट्रोजनिक क्षारक के रूप में ये 4 पदार्थ पाए जाते हैं RNA के अंदर। यही पर बात आपको DNA की पूछ ले तो DNA के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं, तो इस यूरेसिल की जगह आप क्या कर दोगे? थाइमिन कर दोगे। क्या कर दोगे? थाइमिन कर दोगे। तो ये आपके किसके हो जाते हैं? ये आपके हो जाते हैं DNA के। तो ये बात इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, और नाइट्रोजनिक क्षारक वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 65 नंबर क्वेश्चन कि वायुमंडल में प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है। वायुमंडल के अंदर सबसे ज्यादा अक्रिय गैस कौन सी है? तो दोस्तों ध्यान रखना, वायुमंडल की बात की है यहाँ पर, तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा अक्रिय जो गैस है वो है आपकी आर्गन। कैसे? देखिए यहाँ पर बात वायुमंडल की है, तो वायुमंडल में आपकी N2, O2, AR, उसके बाद आपकी आती है CO2 और उसके बाद में आती है अन्य गैसें। तो नाइट्रोजन की मात्रा आपकी 78% है,
ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, आर्गन की मात्रा आपकी 0.93% है, CO2 की मात्रा 0.03% है ना, और अन्य गैसें आपकी 0.4% है। ये आपकी कुछ मात्राएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो देखो, ये आपकी सक्रिय गैस है, ये भी आपकी सक्रिय गैस है, लेकिन इस गैस को माना जाता है आपका अक्रिय गैस। इस गैस को क्या माना जाता है? अक्रिय गैस माना जाता है। ये किसी से क्रिया नहीं करती, अक्रिय गैस होती है आर्गन गैस। ठीक है, तो इसकी सबसे अधिक मात्रा है। देखो, अगर यहाँ पर सक्रिय की पूछता तो आपकी नाइट्रोजन हो जाती, लेकिन यहाँ पर आपको पूछी है अक्रिय गैस, और अक्रिय गैस आपकी सिर्फ और सिर्फ यही है, आर्गन। तो आर्गन ही क्या है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद में क्या है? ज़्यादा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहीं पर बात आपको पूछ लेता, वायुमंडल की जगह नाम आपको क्या दे देता? इस वायुमंडल की जगह नाम आपको मिल जाता ब्रह्मांड। क्या नाम मिल जाता? ब्रह्मांड नाम मिल जाता। तब आपका आंसर हो जाता हीलियम, क्योंकि हीलियम जो है ना वो ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाई जाती है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाई जाती है आपकी हीलियम। वैसे तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी सारी। अब मैं आपको ब्रह्मांड की बात बता देता हूँ, जिससे कि आपको ये सारी जो डाउट है आपका वो क्लियर हो जाए। सारा डाउट आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए बैठा हूँ ना। वरना आप टैलेंटेड हो, आपको सब कुछ आता है, लेकिन छोटा मोटा जो आपको डाउट रह जाता है ना, वही मैं आपका क्लियर करता हूँ। देखिए क्या डाउट हो सकता है आपको। यहाँ पर ब्रह्मांड और वायुमंडल, दो बात आपको समझ में आ गई। वायुमंडल की बात मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ ब्रह्मांड वाली बात। अगर यहाँ पर ब्रह्मांड नाम होता तो हाइड्रोजन ध्यान रखना है आपको, और हीलियम ध्यान रखना है। दोस्तों, हाइड्रोजन जो है ना वो 71% मात्रा में आपकी ब्रह्मांड के अंदर पाई जाती है, और हीलियम आपकी पाई जाती है 26.1%, 26.5%। 26.5% आपकी क्या पाई जाती है? हीलियम पाई जाती है। लेकिन प्यारे साथियों, ये जो हीलियम है ना, ये अक्रिय गैस है। हीलियम क्या है? आपकी अक्रिय गैस है, और ये आपकी क्या है? सक्रिय है। तो आपको ये पूछ ले कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है, तो सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन होती है। लेकिन बात ये पूछ ले कि ब्रह्मांड के अंदर सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस कौन सी होती है, तो अक्रिय गैस तो आपकी हीलियम होती है। इसका मतलब यही आपकी क्या है? ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका। ये जो भी मैंने आपको बताया ये अच्छे से आपको याद हो गया होगा, समझ में आपको आ गया होगा, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। ठीक है, चलिए अब 66 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि विकृतीकृत स्प्रिट एथेनॉल का मिश्रण है। जो विकृतीकृत जो स्प्रिट है प्यारे साथियों, वो किस किस के मिश्रण से बनती है? स्प्रिट मतलब आप शराब मान सकते हो। स्प्रिट यानी आप क्या मान सकते हो? शराब मान सकते हो। जो अंग्रेजी जो शराब आती है ना, वो शराब एक तो हमारे घरों में निकाली जाती है, पहले के टाइम में निकाली जाती थी, वो एक दवा के रूप में काम में ली जाती थी। और आज की जो शराब है प्यारे साथियों, वो एक प्रकार की स्प्रिट होती है, जो सबसे बेहद खतरनाक है हमारे स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, तो इस स्प्रिट में एथेनॉल के साथ में किसका मिश्रण होता है? तो एथेनॉल के साथ में आपका पायरिडीन का होता है। पायरिडीन, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एथेनॉल और पायरिडीन दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? स्प्रिट का निर्माण करते हैं। और ये क्या होती है? जहरीली होती है। क्या होती है? जहरीली होती है। और प्यारे साथियों, ये किसको इफेक्ट प्रदान करती है या किसको इफेक्टेड करती है? तो हमारे यकृत को करती है, लीवर को। हमारी यकृत यानी लीवर को क्या करती है? खराब करती है। ठीक है, और इस स्प्रिट का प्रयोग करने से, इस शराब का प्रयोग करने से हमारे लीवर या लीवर सिरोसिस नाम का रोग हो जाता है। लीवर सिरोसिस नाम का क्या हो जाता है? रोग हो जाता है। इसमें लीवर बिल्कुल खराब हो जाती है और व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बात करते हैं 67 नंबर क्वेश्चन की। 67 नंबर क्वेश्चन है कि जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह कौन सा है? प्रतिक्रिया का मतलब होता है अभिक्रिया। प्रतिक्रिया का मतलब होता है अभिक्रिया। अब आपको यह बताना है कि निम्न में से कौन सा तत्व अक्रिय है। भाई क्रिया कौन नहीं करेगा? क्रिया वो नहीं करेगा जो अक्रिय होता है। अक्रिय का मतलब जो क्रिया नहीं करता। तो आयोडीन क्रियाशील है, क्रियाशील है। हीलियम अक्रियशील है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नाइट्रोजन भी क्रियाशील है, क्लोरीन भी आपका क्रियाशील है, लेकिन आपका हीलियम क्रियाशील नहीं है, ये तो अक्रियाशील है। तो अक्रियाशील कौन सा है? या फिर प्रतिक्रिया नहीं करता आपको पूछा है, तो नहीं करता इसका मतलब कौन नहीं करता? जो अक्रियशील होगा वो नहीं कर पाएगा, और वो कौन है? आपका हीलियम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 68। हाँ, 68 नंबर क्वेश्चन है कि नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत, नेफ्थलीन किससे प्राप्त होता है? तो नेफ्थलीन आपका कोलतार से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? कोलतार से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा।
चलिए 69 नंबर क्वेश्चन यहाँ से गायब है, कुछ हो जाता है कभी मिस प्रिंटिंग में, नंबरिंग में, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको अच्छे से करवाएंगे। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जाता है, एल्यूमिनियम को किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए एल्यूमिनियम का एस्क क्या होता है। एल्यूमिनियम जो भूप्रपट्टी से निकाला जाता है प्यारे साथियों, तो वो आपका बॉक्साइट के रूप में प्राप्त होता है। किसके रूप में? बॉक्साइट के रूप में। बॉक्साइट इसका क्या होता है? एस्क होता है एल्यूमिनियम का। और दोस्तों भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो पदार्थ है वो आपका एल्यूमिनियम होता है। भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो पदार्थ आपका होता है वो कौन होता है? एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम को भूप्रपट्टी से निकाला जाता है बॉक्साइट के रूप में, और इस बॉक्साइट का जो शुद्धिकरण है, इस बॉक्साइट का जो शुद्धिकरण है प्यारे साथियों, वो आपका किया जाता है विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा। विद्युत अपघटन के द्वारा इस बॉक्साइट को हम क्या करते हैं, H2SO4 के भरी हुई मतलब किसी पात्र में डालते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। तो धारा प्रवाहित करते हैं तो इससे क्या हो जाता है, एल्यूमिनियम शुद्ध हो जाता है। बॉक्साइट से क्या निकल जाता है, एल्यूमिनियम निकल जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, इस सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? हाइड्रोजन के अलावा, कहाँ की बात है, सूर्य की बात है, सूर्य यानी ब्रह्मांड की बात है। तो हाइड्रोजन के अलावा कौन होता है आपका, हीलियम होता है। ये मैंने आपको बताया था, हाइड्रोजन आपका क्या होता है, 71% होता है, और दोस्तों हीलियम आपका कितना होता है, 26.5% होता है आपका सूर्य की सतह पर। तो ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो प्यारे साथियों कार्बन डाइऑक्साइड एक तो क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। एक तो क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, ये एक निर्जली कारक के रूप में काम करता है। निर्जली कारक के रूप में काम करता है। अच्छा, निर्जली कारक क्या होता है? निर्जली कारक का मतलब होता है बिना पानी के करना, बिना पानी के करना। मान लो दोस्तों ये कोई मतलब पात्र है या फिर ये कोई वस्तु है, कुछ भी है ये, और ये क्या है, थोड़ी गिल्ली है या इसके अंदर क्या है, थोड़ा पानी की मात्रा है, इसके अंदर पानी की मात्रा है। तो इस वस्तु को निर्जलीकरण करने के लिए, इस वस्तु का निर्जलीकरण करने के लिए या फिर इस वस्तु से पानी की एक एक बूंद बाहर निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के इसके ऊपर छिड़काव करेंगे तो इसमें से क्या निकल जाएगी बाहर दोस्तों, इसमें से बाहर निकल जाएगा आपका पानी। किसके रूप में? जलवाष्प के रूप में। ठीक है, ये क्या हो जाएगी वस्तु, बिल्कुल सूख जाएगी, इसमें से ये पानी रहित हो जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार का निर्जलीकारक भी है, ग्रीन हाउस गैस के साथ साथ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 73 नंबर क्वेश्चन, कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है, यानी ऐसी कौन सी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती? तो देखिए नाइट्रोजन, क्लोरीन, हीलियम। हीलियम तो भाई वायुमंडल ब्रह्मांड का ही भाग होता है, ब्रह्मांड का ही भाग क्या होता है आपका, वायुमंडल होता है। तो हीलियम तो आपकी ब्रह्मांड में पाई जाती है। नाइट्रोजन आपकी वायुमंडल में सर्वाधिक होती है, लेकिन आपकी क्लोरीन नहीं होती, क्लोरीन गैस आपकी नहीं होती। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो वायुमंडल का अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है। जो शुष्क पाउडर अग्निशामक होता है उसके अंदर क्या होता है? एक तो आपकी गैस के रूप में अग्निशामक होता है और एक आपका शुष्क पाउडर के रूप में अग्निशामक पाया जाता है। जो शुष्क पाउडर के रूप में जो आपका अग्निशामक होता है उसके अंदर क्या होता है? तो जो शुष्क पाउडर का जो अग्निशामक होता है प्यारे साथियों, उसमें बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं। बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3। बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट यानी Na2CO3, ये दोनों पाए जाते हैं आपके शुष्क पाउडर के अंदर। ठीक है, शुष्क पाउडर का जो अग्निशामक होता है उसके अंदर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 75 नंबर क्वेश्चन है कि साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है? प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है? तो देखिए साबुनीकरण प्रक्रिया के द्वारा आपका किसका निर्माण होता है? साबुन का। ठीक है, साबुनीकरण जो प्रक्रिया है उसमें साबुन का जो प्रयोग मतलब निर्माण जो होता है प्यारे साथियों, तो साबुन का निर्माण करने के लिए हमें क्या चाहिए? साबुन दो प्रकार के होते हैं, तो सोडियम का साबुन होता है, एक होता है आपका पोटेशियम का साबुन। और इसका सोडियम का हम क्या लेते हैं, सोडियम का कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं, यानी Na2COOH लेते हैं, है ना, या फिर K2COOH लेते हैं।
तो इनकी क्रिया हम किससे करवाते हैं? इनकी क्रिया हम करवाते हैं प्यारे साथियों एस्टर के साथ। किसके साथ? एस्टर के साथ करवाते हैं। और इनसे जो बनता है प्यारे साथियों वो एक तो आपका बनता है साबुन, एक तो आपका साबुन बनता है, और साबुन के साथ साथ में आपका एल्कोहल मिल प्राप्त होता है। और वो जो एल्कोहल होता है वो एक प्रकार का ग्लिसरॉल होता है। वो क्या होता है? आपका ग्लिसरॉल होता है। तो ये प्रक्रिया आपको ध्यान रखनी है, इसको कहा जाता है साबुनीकरण प्रक्रिया। तो साबुनीकरण प्रक्रिया में साबुन के साथ हमें एक एल्कोहल की प्राप्ति होती है। वो एल्कोहल कौन सा होता है आपका? तो वो एल्कोहल आपका होता है ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल आपका एल्कोहल होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो व्याख्या है साथियों वो की थी आपके नील्स बोर ने, बोर मॉडल के अंदर। नील्स बोर ने बोर मॉडल के अंदर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की थी सबसे पहले। अच्छा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है क्या वो समझिए। देखिए, ये मान लो हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन की पहली कक्षा है, ये हाइड्रोजन की दूसरी कक्षा है, ये हाइड्रोजन की तीसरी कक्षा है। तो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पहली कक्षा में जब रहते हैं, पहली कक्षा में जब रहते हैं तो ये क्या माना जाता है? अधिक स्थायी माना जाता है। ये क्या माना जाता है? अधिक स्थायी माना जाता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, ये हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये सूर्य की ऊर्जा को क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं, और जैसे इनको ऊर्जा मिलती है तो ये कूदने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? कूदने लगते हैं। और ये कूद करके क्या करते हैं? ऊपर की कक्षा में चले जाते हैं। जैसे इनको ऊर्जा मिलती है तो ये ऊपर की कक्षा में चले जाते हैं। अब यहाँ ऊपर की कक्षा में चले जाते हैं तो ये जो हाइड्रोजन है ये क्या हो जाता है? अस्थायी हो जाता है। ये हाइड्रोजन क्या हो जाता है? अस्थायी। अब आपको पता है कि प्रत्येक तत्व अपना स्थायित्व प्राप्त करने की कोशिश करता है। जब ये अपना स्थायित्व प्राप्त करने की कोशिश करेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा? इस इलेक्ट्रॉन को वापस नीचे की कक्षा में लेके आना पड़ेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे की कक्षा में आएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करनी पड़ेगी? ऊर्जा जो इसने ग्रहण की थी वो ऊर्जा इसको त्यागनी पड़ेगी। और जब ये ऊर्जा त्यागता है, जब ये ऊर्जा त्यागता है तो यहाँ से इस प्रकार से क्या निकलती हैं? चुंबकीय विकिरण रेखाएं निकलती हैं। और इन्हीं चुंबकीय विकिरण रेखाओं को क्या कहा? इन्हीं चुंबकीय विकिरण रेखाओं को कहा स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहा। तो इसकी व्याख्या किसने की थी? नील्स बोर ने की थी। बड़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दी। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन, 78 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, 77 नंबर क्वेश्चन की, दाहक सोडा कैसा होता है? दाहक सोडा कैसा होता है दोस्तों, दाहक सोडा एक प्रकार का प्रस्वेदी होता है। प्रस्वेदी होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए। प्रस्वेदी का मतलब आप ये मान सकते हो, प्रस्वेदी का मतलब वो एक प्रकार का मतलब कैसे बताऊं मैं आपको। प्रस्वेदी का मतलब आप मान सकते हो प्यारे साथियों, जो किसके रूप में रहता है? धुंधलेपन के रूप में रहता है। किसके रूप में? धुंधलेपन के रूप में रहता है। हाँ, धुंधलेपन के रूप में जो रहता है उसको बोलते हैं प्रस्वेदी। क्या बोलते हैं? प्रस्वेदी बोलते हैं। ठीक है, प्रस्वेदी बोलते हैं। या फिर जो क्या होता है मतलब हमारा जो वातावरण होता है, जो हमारा वातावरण होता है उस वातावरण से क्या कर देता है? वातावरण से जलवाष्प को सोख लेता है। जलवाष्प को सोख लेता है। तो जलवाष्प को क्या करता है? सोख लेता है। मान लो ये हमारा वातावरण है और वातावरण में इस प्रकार से जलवाष्प था, उस जलवाष्प को इसने क्या कर लिया? सोख लिया। तो उसको क्या कहा जाता है? प्रस्वेदी कहा जाता है। धुंधलेपन वाला और जलवाष्प को सोखने वाला क्या कहलाता है? प्रस्वेदी कहलाता है। तो दाहक सोडा एक प्रकार का आपका प्रस्वेदी होता है। ठीक है, दाहक सोडा को हम क्या बोल सकते हैं? कास्टिक सोडा भी बोल सकते हैं। कास्टिक सोडा, इसका दूसरा नाम कास्टिक सोडा भी होता है। और दोस्तों दाहक सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है या फिर रासायनिक जो नाम होता है वो आपसे पूछा जा सकता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम को हम लिखते हैं Na से और हाइड्रोक्साइड को लिखते हैं OH से। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये आपका दाहक सोडा या फिर कास्टिक सोडा होता है। ये एक आपका प्रस्वेदी रूप का होता है, यानी धुंधलेपन वाला और जलवाष्प को सोखने वाला होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय माना जाता है? यानी तेलों का प्रयोग बार बार नहीं करना चाहिए, उनको अत्यधिक पकाना चाहिए। तो ये बातें क्यों कही जाती हैं? इसका उपयोग नहीं करना या फिर करते हो तो अत्यधिक पकाना, ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्यारे साथियों, जो तेल जैसे पदार्थ जो होते हैं ना, तेल जैसे पदार्थ जो होते हैं उनको कहा जाता है कार्सिनोजेनिक पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तेलीय जो पदार्थ होते हैं उनको क्या कहा जाता है?
कार्सिनोजेनिक पदार्थ का कहा जाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपके तेलीय पदार्थ हैं उनको क्या कहा जाएगा, कार्सिनोजेनिक पदार्थ कहा जाएगा। और कार्सिनोजेनिक पदार्थों में क्या पाया जाता है, क्या क्या करते हैं वो, बेंजपायरिन उत्पादित करते हैं, बेंजपायरिन पैदा करते हैं। तो और जो बेंजपायरिन होता है दोस्तों, वो एक प्रकार का हमारा फैट का कारण बनता है। किसका कारण बनता है, फैट का कारण बनता है, मोटापे का कारण बनता है ना, मोटापे का कारण बनता है, फैट का कारण बनता है। और ये जो बेंजपायरिन होता है प्यारे साथियों, ये उच्च रक्तचाप का कारण भी बनता है, उच्च रक्तचाप का कारण भी बनता है। इसलिए हमें खाद्य तेलों का प्रयोग बार बार करने की सलाह नहीं दी जाती, और अगर करते हैं तो इसको पकाना अत्यधिक आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है कि बैटरी में निम्नलिखित में से किस एसिड का प्रयोग किया जाता है। जो आपकी बैटरी होती है, जो ट्रैक्टर या फिर कोई भी साधन होता है उसके अंदर काम आती है, तो उसके अंदर आपका होता है सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड को हम लिखते हैं H2SO4 के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन, कि डेटोल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक होता है। डेटोल के अंदर क्या पाया जाता है, ये आपको ये पूछा है। तो डेटोल के अंदर आपका पाया जाता है प्यारे साथियों N-लोरारोक्सीलेनोल। N-लोरारोक्सीलेनोल नाम का जो रासायनिक पदार्थ है वो आपका डेटोल के अंदर क्या होता है, मौजूद होता है। ठीक है, तो ये बात आपको कुछ यादें रखनी पड़ती है प्यारे दोस्तों, इनका कोई इलाज नहीं है। जैसे डेटोल में कौन सा रासायनिक पदार्थ है, तो ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 81 नंबर क्वेश्चन की। 81 नंबर क्वेश्चन है कि शीशे से संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है। शीशे से संचयन यानी शीशा आपने देखा होगा, इस प्रकार का जो शीशा होता है, इस प्रकार का जो शीशा होता है आपका, जिसको हम सौर सेल बोलते हैं, सौर सेल है ना। इसकी एक बैटरी काम में आती है, इसकी एक सेल काम में आता है। उस सेल को हम बैटरी भी बोल सकते हैं इस प्रकार से। और वो जो बैटरी होती है वो हमारे किसके अंदर काम आती है, हमारे वाहनों के अंदर भी काम आती है। तो उस बैटरी में क्या होता है, आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अभी मैंने आपको बताया था H2SO4 होता है बैटरी के अंदर। वही तो क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया कौन सी है। तो अभी मैंने आपको बताया था साबुनीकरण प्रक्रिया, पीछे बताया था ना साबुनीकरण प्रक्रिया क्या होती है। सोडियम के हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड की क्रिया एस्टर के साथ करवाई जाती है, तो उससे हमें साबुन प्राप्त होता है, साथ में ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, साबुनीकरण प्रक्रिया बोलते हैं। जिससे साबुन का निर्माण हो उसको साबुनीकरण प्रक्रिया बोलेंगे। अगला क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन है कि फार्मेलिन एक जलीय विलयन है। फार्मेलिन किसका जलीय विलयन होता है। दोस्तों मिथेनॉल, मिथेनॉल जो आपका होता है CH3OH, CH3OH को हम किसके साथ मिला देंगे, H2O के साथ मिला देंगे, यानी पानी के साथ मिला देंगे। तो इसको हम क्या बोल देंगे, फार्मेलिन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, फार्मेलिन बोल देंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस जलीय विलयन का, यानी ये बाल्टी थी मान लो, और इस बाल्टी में पानी था, और इस पानी में मैंने क्या मिला दिया, इस पानी के अंदर मैंने मिला दिया मिथेनॉल, यानी CH3OH मिला दिया। तो अब इसका नाम पानी नहीं रहा, अब इसका नाम क्या हो गया, फार्मेलिन हो गया। ठीक है, चलिए अगला है कि साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है लेकिन बार बार मैं आपको बता चुका हूँ ये बात। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 85 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। और ये रहा प्यारे साथियों 85 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 85 नंबर क्वेश्चन है कि जैव पदार्थों के स्वलेपन में इस रसायन का प्रयोग करते हैं। जैव पदार्थों का जो स्वलेपन होता है उसमें किसका उपयोग होता है, तो दोस्तों उसमें जल में फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग होता है। जल के अंदर किसका उपयोग होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग होता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस के अंदर भी पूछा गया है। राजस्थान पुलिस 2013 में जो 2016 में हुआ था उसमें पूछा गया था। और दोस्तों राजस्थान जेल प्रहरी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2013 के अंदर। जेल प्रहरी में 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 86 नंबर क्वेश्चन है कि साबुन उद्योग को मिलने वाला उपोत्पाद कौन सा है। उप उत्पाद यानी उत्पाद क्या होता है, उत्पाद आपको ये पता है कि यहाँ पर हम क्या लेते हैं, सोडियम का या फिर पोटेशियम का, सोडियम का या फिर पोटेशियम का हम क्या लेते हैं प्यारे साथियों, हाइड्रोक्साइड या कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं। सोडियम के या पोटेशियम का कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं। इसकी क्रिया हम क्या किससे करवाते हैं, एस्टर से करवाते हैं। तो एक तो हमें क्या मिलता है, साबुन प्राप्त होता है। एक तो साबुन प्राप्त होता है, ये तो हमारा मुख्य उत्पाद है, ये तो हमें प्राप्त करना था। लेकिन उप उत्पाद कौन सा प्राप्त होता है, उप उत्पाद हमें प्राप्त होता है ग्लिसरॉल। यानी उप उत्पाद का मतलब इसके साथ में दूसरा कौन सा उत्पाद प्राप्त हुआ है उसको हम उप उत्पाद बोलेंगे। तो हमारा मुख्य उत्पाद तो था साबुन, लेकिन इसके साथ में प्राप्त हुआ ग्लिसरॉल, ये हमारा उप उत्पाद है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन है कि आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 28 होती है। कैसे, देखिए आंतरिक संक्रमण तत्व कौन से होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। आंतरिक संक्रमण वाले तत्व कौन से होते हैं, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, आपने जो इस प्रकार से वो देखी है आवर्त सारणी, इस प्रकार से आपने जो आवर्त सारणी देखी है, उस आवर्त सारणी के नीचे इस प्रकार की दो और पाई जाती हैं, आपको दो और पाई जाती हैं। इसमें से एक को कहा जाता है लेंथेनाइड श्रेणी, एक को कहा जाता है लेंथेनाइड श्रेणी, और एक को कहा जाता है एक्टेनाइड श्रेणी। एक को कहा जाता है लेंथेनाइड और एक को कहा जाता है एक्टेनाइड, है ना। एक को लेंथेनाइड और एक को क्या कहा जाता है, एक्टेनाइड कहा जाता है। लेंथेनाइड और जो एक्टेनाइड जो श्रेणी होती है, जो आपकी इस मतलब आवर्त सारणी की, इस प्रकार की जो आवर्त सारणी आपकी होती है, इस प्रकार की जो आपकी आवर्त सारणी होती है प्यारे साथियों, उसके नीचे पाई जाती है दो इस प्रकार से। उनमें से एक लेंथेनाइड, एक होती है आपकी एक्टेनाइड। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, आपको आपका आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। और इनके अंदर 14 संख्या होती है, 14 इसके अंदर और 14 इसके अंदर, यानी टोटल कितने हो गए, 28 हो गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है, यानी किस पदार्थ के अंदर रखा जाता है। तो सोडियम जो धातु होती है वो वायु से क्रिया ज़्यादा करती है, वायु की ऑक्सीजन से वो क्या करती है, क्रिया करती है, और वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके वो क्या कर लेती है, आग पकड़ लेती है। इसलिए इसको आग से बचाने के लिए, इसको ऑक्सीजन से बचाने के लिए किसके अंदर रखा जाता है, तो केरोसिन या फिर मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। इस प्रकार से मिट्टी का जो तेल होगा, केरोसिन जो तेल होगा प्यारे साथियों, उसके अंदर ही आपको क्या मिलेगा, सोडियम मिलेगा। क्योंकि सोडियम को अगर आप बाहर छोड़ दोगे, इस प्रकार से खुली वायु में छोड़ दोगे, तो ये ऑक्सीजन से क्या कर लेगा, क्रिया कर लेगा, और ये क्या करने लगेगा, जलने लगेगा। ठीक है, इसलिए इसको केरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में क्यों रखा जाता है। यानी जो सिल्वर आपका नाइट्रेट होता है प्यारे साथियों, उसको ब्राउन बोतलों के अंदर रखा जाता है। तो ब्राउन बोतलों के अंदर क्यों रखा जाता है, इसका कारण क्या है, तो ध्यान रखना, ये जो आपका सिल्वर नाइट्रेट होता है, ये अगर प्रकाश से क्रिया कर ले, अगर ये प्रकाश से क्रिया करने लगे तो ये ज्वलनशील हो जाता है। क्या हो जाता है, ज्वलनशील हो जाता है, चमकने लगता है, ज्वलनशील हो जाता है। इसलिए इस सिल्वर नाइट्रेट को हम क्या करते हैं, प्रकाश से बचा कर रखते हैं। और प्रकाश से कब बचेगा, जब ऐसे पात्र का प्रयोग करेंगे जिसके अंदर से प्रकाश गुजर न सके। तो ये जो ब्राउन बोतलें होती हैं, ये जो आपकी ब्राउन बोतलें होती हैं मेरे साथियों, इन ब्राउन बोतलों से आपका क्या नहीं हो सकता, ब्राउन बोतलों से प्रकाश अंदर नहीं जा पाता, जिसके कारण ये सिल्वर नाइट्रेट आपका क्या नहीं होगा, ज्वलनशील नहीं हो पाता या जल नहीं पाता। इसलिए हम ब्राउन बोतलों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सफेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है। यानी जो सफेद फास्फोरस होता है उसको किसके अंदर रखा जाता है, तो सफेद फास्फोरस को आपका रखा जाता है प्यारे साथियों ठंडे जल के अंदर। ठंडे जल के अंदर फास्फोरस को रखा जाता है। तो ध्यान रखना, जो आपका सोडियम होता है, सोडियम को तो आपका रखा जाता है मिट्टी के तेल में, आपके सोडियम को तो मिट्टी के तेल में, और जो फास्फोरस है इसको रखा जाता है आपको आपका शीतल जल के अंदर। ठीक है ना, शीतल जल के अंदर रखा जाता है। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, हाँ अब हम बात करते हैं 91 नंबर क्वेश्चन की। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे दो तत्व कौन से हैं जिनका ट्रांजिस्टर के रूप में या फिर ट्रांजिस्टर बनाने के उद्योग में काम में उनको लिया जाता है। तो ट्रांजिस्टर आपके होते हैं, ट्रांजिस्टर बनाने में प्यारे साथियों किसका उपयोग होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का। सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग आपका ट्रांजिस्टर बनाने में होता है। और दोस्तों सिलिकॉन जो है ना, सिलिकॉन का उपयोग तो आपकी आईसी चिप बनाने में भी इसका उपयोग होता है। आईसी चिप है ना, आईसी चिप बनाने में भी किसका उपयोग होता है, सिलिकॉन का उपयोग होता है। दोस्तों भारत की सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है, भारत की सिलिकॉन सिटी। चलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत अच्छी सिलिकॉन सिटी आप सभी को पता भी होगा। तो भारत की सिलिकॉन सिटी कहा जाता है बेंगलुरु को, बेंगलुरु को। ठीक है, हाँ तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग होता है आपका ट्रांजिस्टर बनाने में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 92 नंबर क्वेश्चन की। 92 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वे दो तत्व कौन से हैं
जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जाते हैं। यानी आपको ये पूछा है कि सबसे अधिक यौगिक किस से बनाए जाते हैं, सबसे अधिक यौगिक किसके होते हैं। तो प्यारे साथियों, सबसे अधिक यौगिक आपके कार्बन के होते हैं 1 नंबर, और कार्बन के बाद में आपके होते हैं हाइड्रोजन के 2 नंबर पर ये आता है। आप कोई भी यौगिक देख लेना, कोई भी यौगिक देख लेना, उसके अंदर या तो आपको कार्बन मिलेगा या आपको हाइड्रोजन मिलेगा। यानी कोई भी सूत्र देख लो आप, कोई भी सूत्र, उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं हाइड्रोजन मिल जाएगा। हाइड्रोजन नहीं मिलेगा तो आपको सी मिल जाएगा। कोई भी सूत्र देख लो, कहीं ना कहीं आपको सी या फिर हाइड्रोजन जरूर मिलेगा। तो ये आपका क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक सबसे ज्यादा होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 93 नंबर क्वेश्चन की। 93 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है। यानी ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने में किया जाता है। तो प्यारे साथियों, ऑक्जेलिक जो आपका अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग जंग के धब्बे जो होते हैं उनको मिटाने और स्याही के धब्बों को मिटाने में किया जाता है। वैसे ऑक्जेलिक अम्ल के बाद में नींबू का नंबर आता है। नींबू से भी हम क्या कर सकते हैं, नींबू से भी हम मिटा सकते हैं जंग के धब्बों को और स्याही को, लेकिन नींबू से ज़्यादा किसका उपयोग होता है, ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग होता है। नींबू के अंदर कौन सा अम्ल होता है, तो आपका सिट्रिक अम्ल होता है। नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल ना, सिट्रिक अम्ल। ये बात भी आपको ध्यान रखनी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। ठीक है। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है कि उच्चतम आयनन ऊर्जा किसकी होती है। उच्चतम यानी अत्यधिक आयनन ऊर्जा वाला तत्व आपका कौन सा होता है, तो हीलियम होता है। दोस्तों ये एक फैक्ट है और इसको फैक्ट के रूप में ही आपको याद रखना पड़ेगा। उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व, उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व आपका हीलियम होता है। और प्यारे साथियों, सबसे कम जो आयनन ऊर्जा होती है, ये तो अत्यधिक है, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे कम की, तो सबसे कम आपकी होती है फ्रांसियम की। किसकी होती है, फ्रांसियम की। ठीक है, सबसे कम आपकी फ्रांसियम की होती है। ये तो आपको पता नहीं थी, लेकिन आपको याद रह जाएगी। सबसे कम फ्रांसियम की Fr की, ठीक है, और सबसे अधिक आपकी होती है हीलियम की He की। अब आयनन ऊर्जा के बारे में एक बात और याद रखना चाहो तो रख सकते हो। आपने आवर्त सारणी को इस प्रकार से देखा होगा, आवर्त सारणी को, ये इस प्रकार से हमारी आवर्त सारणी होती है। आवर्त सारणी में इस प्रकार से जो रेखाएं होती हैं वो होती हैं आपकी 7, इस प्रकार से जो होती हैं वो होती हैं आपकी 18। इनको तो कहा जाता है वर्ग, इनको कहा जाता है 7 को आवर्त, इनको क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर हम ऊपर से नीचे चलते हैं, यानी वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं, तो इस आयनन ऊर्जा का मान कम होता है। ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, कम होता है। और इस बाएं से दाएं चलेंगे, इस साइड चलेंगे, इस साइड चलेंगे, तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है ना। तो बाएं से दाएं चलने पर अधिक होता है और ऊपर से नीचे चलने पर आपका क्या होता है प्यारे साथियों, कम होता है। तो फ्रांसियम यहाँ पर नीचे नीचे आता है, इसका मतलब इसकी आयनन ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। तो ये बात भी आप याद रख सकते हो, वरना इसको सीधे से याद रख लो। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किससे आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकाला जाता है। यानी आयरन यौगिक यानी लोहे के जंग से, लोहा जो होता है उस लोहे से दाग लग जाता है, लोहे का दाग लग जाता है। तो उसको अलग करने के लिए, उसको निकालने के लिए किसका उपयोग करेंगे प्यारे साथियों, तो ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था। 96 नंबर क्वेश्चन है कि चीनी के उत्पादन में उप उत्पाद शीरा निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है। जब हम चीनी का निर्माण करते हैं, तो हमें उप उत्पाद के रूप में शीरा प्राप्त होता है। और ये शीरा किस में चेंज हो जाता है प्यारे साथियों, तो एल्कोहल में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, एल्कोहल में चेंज हो जाता है। तो ये बात पे आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका आस्कंदन कारक के रूप में मृदु पेय पदार्थों के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। यानी आस्कंदन कारक के रूप में जो आपके कोल्ड ड्रिंक होते हैं, मृदु पेय होते हैं, जिसको हम कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं। कोल्ड ड्रिंक जो होते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक के अंदर आपका आस्कंदन कारक के रूप में किसका उपयोग होता है। तो प्यारे साथियों, आस्कंदन का मतलब क्या होता है, जो जमने से रोकता है, जो जमने से रोकता है, तो जमने से रोकता है उसको बोलते हैं आस्कंदन कारक।
यानी आपने देखा होगा, आप जितनी देर कोल्ड ड्रिंक को रखेंगे, जितनी देर फ्रीज में कोल्ड ड्रिंक को रखेंगे, उतनी देर अगर आप पानी को रखते हो तो पानी की क्या बन जाती है, बर्फ बन जाती है। लेकिन इसकी जल्दी सी बर्फ नहीं बनती। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक कारक होता है, एक पदार्थ होता है जिसको क्या बोलते हैं, आस्कंदन कारक बोलते हैं। आस्कंदन का मतलब जो जमने न दे। तो वो कौन सा होता है आपका, फास्फोरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, फास्फोरिक अम्ल होता है। बड़े अच्छे से आपको ये बात ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक यौगिक कौन अम्ल कौन सा है। हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक यौगिक कौन सा है। तो देखिए, हाइड्रोक्सी समूह का मतलब होता है जिसके आगे OH लगा होता है। अब बेंजोइक अम्ल का आपको सूत्र पता होना चाहिए। बेंजोइक अम्ल का सूत्र होता है C7H6 और आपका होता है O2। ये आपका सूत्र होता है आपका बेंजोइक अम्ल का। तो यहाँ पर OH नहीं है, देखो OH नहीं है ना, तो ये आपका क्या नहीं होगा, हाइड्रोक्सी समूह नहीं होगा। उसके बाद कार्बोलिक अम्ल को देखो, तो कार्बोलिक अम्ल आपका होता है C6H5OH। इसको कार्बोलिक अम्ल कहा जाता है। तो इसके आगे OH है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोक्सी समूह हो जाएगा। सिनामिक अम्ल या फिर सिनेमिक अम्ल का सूत्र आपको पता होना चाहिए, C6H5HCO। ये भी आपका क्या नहीं है, OH नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। और एसिटिक अम्ल का आपका सूत्र होता है CS3COOH। अब आप ये बोल सकते हो इसके अंदर OH है, लेकिन प्यारे साथियों इस OH को हम अलग से नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे COOH के साथ, क्योंकि ये आपका होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये आपका क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। और इसमें देखो, इसमें सिर्फ अलग से आपको OH दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें डबल O दिखाई दे रहा है। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक है और ये आपका हाइड्रोक्सी है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है। जो कोका कोला आपकी होती है उसमें खट्टा स्वाद आने का कारण क्या होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, फास्फोरिक एसिड होता है, फास्फोरिक अम्ल होता है। और इसी कारण ही इस कोका कोला के अंदर स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों 100 नंबर क्वेश्चन है कि इनोमेल एक मिश्रण है। इनोमेल किस किस का मिश्रण है, तो ध्यान रखना है प्यारे साथियों, इनोमल जो है वो आपका एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण है। एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट को क्या बोलते हैं, एनोमेल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको 100 क्वेश्चन करवा दिए। 100 क्वेश्चन से आगे जो हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन वो अगली वीडियो में करवाऊंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। 100 नंबर क्वेश्चन तक उम्मीद कर सकता हूँ। क्वेश्चन थोड़ी मैं जल्दी करवा रहा हूँ, फिर भी मैं बहुत अच्छे से कंसेप्ट या फिर अच्छे से मतलब जो भी आपके फैक्ट होते हैं वो बताने की कोशिश करता हूँ, है ना। पूरा तो नहीं बता पाता हूँ क्योंकि टाइम लिमिट को भी ध्यान रखना पड़ता है, वरना 100 क्वेश्चन अगर करवाऊँ तो 100 क्वेश्चनों के 1000 क्वेश्चन बना सकता हूँ, एक बात को दूसरी बात से लिंक कर करके। लेकिन वो इतना टाइम हमारे पास बचा नहीं है। हमें वो क्वेश्चन करने हैं जो हमारे एग्जाम में आएंगे, वो क्वेश्चन करने हैं जो हमारी नैया पार लगाएंगे, हमें वो क्वेश्चन करने हैं जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएंगे। और दोस्तों ये जो 500 क्वेश्चन हैं ये जरूर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं साइंस के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं प्यारे साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। जिसने वीडियो लास्ट तक देखा है वो एक कमेंट जरूर करेगा जय हिंद जय भारत का, जिससे सहानुभूति मिलती है, जिससे पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है, जिससे थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ हम इंडियन वासी हैं, हम भारत के वासी हैं, हम हिंदुस्तान के वासी हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू, धन्यवाद जुड़ने के लिए। इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखिए, इसी प्रकार से अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। आज इस क्लास को यहीं पर क्लोज करते हैं, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू, बाय बाय।